हेलो एवरीवन, मैं संत कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज मंडविया। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस का 4th चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तुलनात्मक लागत सिद्धांत। तुलनात्मक लागत सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया था। जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन डेविड रिकार्डो ने किया था। और रिकार्डो के अनुसार दो देशों के बीच व्यापार का आधार तुलनात्मक लागत अंतर है। रिकार्डो का मानना था कि दो देशों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वह लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण होता है। व्यापार का मुख्य कारण उन्होंने बताया था तुलनात्मक लागत अंतर। लागतों में अंतर भी 3 प्रकार का अंतर पाया जाता है। लागतों में मुख्य रूप से लागतों में निरपेक्ष या पूर्ण अंतर, लागतों में समान अंतर और लागतों में तुलनात्मक अंतर। लागतों में निरपेक्ष जो पूर्ण अंतर थे, इनके प्रतिपादक एडम स्मिथ था। एडम स्मिथ का मानना था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का कारण दो देशों में वस्तुओं की उत्पादन लागत में निरपेक्ष अंतर होना है। वो एडम स्मिथ मानते थे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों में वस्तुओं की जो उत्पादन लागत है उनमें निरपेक्ष अंतर के कारण की वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। और रिकार्डो मानता था कि दो देशों के बीच व्यापार का आधार तुलनात्मक लागत अंतर है, यानी लागतों में तुलनात्मक अंतर। रिकार्डो का मानना था कि इनकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। अब बात करते हैं कि निरपेक्ष अंतर होता क्या है। निरपेक्ष अंतर से तात्पर्य है कि वह स्थिति जब एक देश दो वस्तुओं में से केवल एक वस्तु को दूसरे देश की तुलना में निरपेक्ष रूप से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है। निरपेक्ष अंतर का सीधा सा मतलब है कि कोई दो वस्तुएं हैं, तो एक देश दो वस्तुओं में से केवल एक वस्तु को ही दूसरे देश से कम लागत पर उत्पादित कर सकता है, तो उसे निरपेक्ष अंतर कहते हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से समझने पहले निरपेक्ष अंतर क्या है। निरपेक्ष अंतर में केवल श्रम की एकमात्र मान्यता ली गई कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन माना गया है। यहाँ वैसे श्रम के 5 साधन होते हैं, लेकिन यहाँ एकमात्र उत्पादन श्रम को माना गया है। इसको उदाहरण से समझते हैं। निरपेक्ष अंतर को होता क्या है। दो देश हैं, अमेरिका और ब्राज़ील। उत्पादन की श्रम लागत, यानी दो देश दो वस्तुओं के उत्पादन करते हैं, शराब और कपड़े का। अमेरिका शराब की को उत्पादन करता है तो उसकी लागत आती है 1 इकाई की 10 रुपये, और कपड़े की इकाई का उत्पादन करता है तो उसकी लागत आती है 20 रुपये। वैसे ही ब्राज़ील अगर शराब की 1 इकाई उत्पादन करता है तो 20 रुपये लागत आती है, और कपड़ा उत्पादन करता है तो 10 रुपये लागत आती है। इधर घरेलू व्यापार की शर्तें या विनिमय अनुपात देखें इन दोनों वस्तुओं के मध्य, तो 10:20, यानी 1 इकाई शराब बराबर आधा इकाई कपड़ा उत्पादन होता है। या तो 1 इकाई शराब उत्पादित कर लें अमेरिका, या फिर आधा इकाई कपड़ा उत्पादित कर लें। वैसे ही ब्राज़ील का विनिमय अनुपात देखें तो 20:10, यानी या तो 1 इकाई शराब बराबर 2 इकाई कपड़ा, या तो 1 इकाई शराब उत्पादित कर लें या 2 इकाई कपड़ा उत्पादन कर सकते हैं। अब होता क्या है, इस उदाहरण से यह समझने में आ रहा है कि अमेरिका को शराब उत्पन्न करने में तथा ब्राज़ील को कपड़ा उत्पन्न करने में निरपेक्ष लाभ है, क्योंकि अमेरिका की केवल शराब की कॉस्ट कम है, कपड़े की ज़्यादा है, और ब्राज़ील की कपड़े कम है, शराब की ज़्यादा है। अमेरिका को शराब की 1 इकाई उत्पन्न करने में 10 श्रम इकाइयाँ की लागत आती है, जो ब्राज़ील की 20 इकाइयों से कम है। क्योंकि अगर इन दोनों की बात करते हैं अपन शराब की, तो अमेरिका को तो 10 श्रम लागत के बराबर आती है और ब्राज़ील को 20 श्रम इकाइयों के बराबर आती हैं। तो इससे यह स्पष्ट है कि अमेरिका को केवल शराब का उत्पादन एवं निर्यात करना चाहिए और ब्राज़ील को केवल कपड़े का उत्पादन एवं निर्यात करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ही दोनों देशों को लाभ प्राप्त होगा। यदि अमेरिका केवल शराब का उत्पादन करता है और उसके निर्यात के बदले कपड़ा ब्राज़ील से आयात करता है, तो उसे
एक इकाई शराब के बदले दो इकाई कपड़ा प्राप्त होगा, जबकि उसे अपने देश में एक इकाई शराब के बदले आधा इकाई कपड़ा प्राप्त होता है। यदि अमेरिका ब्राज़ील से आयात नहीं करके अपने ही देश में उत्पादित करता है तो उसे एक इकाई शराब के बराबर आधा इकाई कपड़ा ही प्राप्त होगा। लेकिन अगर वो आयात करता है तो उसे ब्राज़ील से एक इकाई शराब के बराबर 2 इकाई कपड़ा प्राप्त होगा, जबकि उसे अपने देश में इकाई शराब के बदले केवल आधा ही कपड़ा प्राप्त होता है। इसलिए अमेरिका के लिए यही लाभप्रद है कि वह केवल शराब का उत्पादन करें और उसके निर्यात के बदले ब्राज़ील से कपड़े का आयात करें। इसी प्रकार ब्राज़ील के लिए हो जाएगा कि ब्राज़ील को केवल कपड़े का उत्पादन करना चाहिए, शराब का उत्पादन नहीं करना चाहिए, शराब उसको आयात करना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगा तो उसे लाभ होगा और ऐसा नहीं करेगा तो उसे हानि होगी, लाभ नहीं होगा। एडम स्मिथ स्वतंत्र व्यापार नीति के पक्षधर में थे। उनका मानना था कि स्वतंत्र व्यापार से ही दोनों देशों को श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का लाभ प्राप्त होता है। यदि देश में अगर स्वतंत्र व्यापार नीति नहीं होगी या श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण नहीं होगा तो लाभ प्राप्त नहीं होगा। यहाँ यही स्पष्ट हो रहा है कि अमेरिका को शराब के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है और ब्राज़ील को कपड़े के उत्पादन में विशिष्टीकरण प्राप्त है। यदि ये दोनों देश आपस में अपने विशिष्टीकरण को नहीं अपनाते, दोनों वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो फिर इनको लाभ नहीं होगा। इस वजह से एडम स्मिथ का मानना था कि व्यापार नीति स्वतंत्र होनी चाहिए और स्वतंत्र व्यापार से दोनों देशों को श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण का लाभ भी प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं विशिष्टता के अभाव में। सपोज करो स्वतंत्र व्यापार नीति नहीं है और विशिष्टीकरण नहीं अपनाते दोनों देश, उस स्थिति में क्या होगा? अमेरिका एक इकाई शराब प्लस एक इकाई कपड़ा, उसकी टोटल कॉस्ट आएगी 30 रुपये, क्योंकि 10 रुपये शराब की और 20 रुपये कपड़ा के, तो 30 रुपये श्रमिक लागत आ जाएगी। वैसे ही ब्राज़ील की एक इकाई शराब प्लस एक इकाई कपड़ा बराबर 30 रुपये श्रमिक लागत आ जाएगी। दोनों का टोटल करें दोनों देशों का तो 2 इकाई शराब प्लस 2 इकाई कपड़ा बराबर 60 रुपये श्रमिक कॉस्ट आ जाएगी। और इसी को अपन ये मान के चलते हैं कि दोनों देशों के द्वारा विशिष्टीकरण अपनाया जाता है। तो अमेरिका द्वारा केवल 2 इकाई शराब उत्पादित की जाती हैं, जितने भी साधन हैं उनको केवल शराब बनाने में लगाया जाता है, कपड़े का उत्पादन नहीं किया जाता। तो 2 इकाई शराब बराबर 20 रुपये श्रमिक लागत आएगी। वैसे ही ब्राज़ील में केवल कपड़े का उत्पादन किया जाता है, शराब का उत्पादन नहीं किया जाता, तो 2 इकाई कपड़ा बराबर 20 श्रमिक लागत। टोटल करें तो 2 इकाई शराब प्लस 2 इकाई कपड़ा बराबर 40 श्रमिक लागत। तो ये जो लाभ हुआ है, लाभ क्या? विशिष्टीकरण जो अपनाते हैं दोनों देश, विशिष्टीकरण को अपनाने से 60 - 40 20 रुपये श्रमिक लागत का जो लाभ होता है, ये लाभ विशिष्टीकरण के कारण प्राप्त होता है। अतः यही विशिष्टीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ है और इसी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ होता है। और विशिष्टता के आधार पर जब उत्पादन करते हैं, विशिष्टीकरण को अपनाते हुए लाभ उत्पादन करते हैं, तभी ये लाभ होता है, अन्यथा लाभ नहीं होगा। अब आगे पढ़ते हैं रिकार्डो का तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या है। एडम स्मिथ ने तो माना था कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निरपेक्ष लागतों के कारण होता है। रिकार्डो का मानना है कि निरपेक्ष लागतों की वजह से नहीं बल्कि तुलनात्मक लागतों में अंतर के कारण होता है। तो देखते हैं तुलनात्मक अंतर क्या होता है। तुलनात्मक अंतर से तात्पर्य जब एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त हो। निरपेक्ष में तो क्या हो रहा था, केवल एक देश को एक ही वस्तु के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त थी। जैसे अमेरिका को केवल शराब के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त थी और ब्राज़ील को केवल कपड़े के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त थी। यहाँ एक देश को दूसरे देश की तुलना में दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में श्रेष्ठता प्राप्त है, लेकिन उत्पादन लागत की दृष्टि से यह श्रेष्ठता एक वस्तु में अधिक तथा दूसरी वस्तु में कम होती है, तो इसे लागतों में तुलनात्मक अंतर कहते हैं।
यानी स्पष्ट है कि दूसरे देश के कंपैरिजन में तो दोनों वस्तुओं उसे कम लागत पे प्राप्त होती हैं या कम लागत पे उत्पादित होती हैं, लेकिन उन दो वस्तुओं में भी उत्पादन लागत में अंतर पाया जाता है। एक वस्तु का उत्पादन करने पे कम लागत आ रही है और दूसरे वस्तु का उत्पादन करने में उस वस्तु से थोड़ी अधिक लागत आ रही है। तो इन दोनों वस्तुओं की लागतों का अंतर, ये तुलनात्मक अंतर कहलाता है। इसको अपन सिद्धांत को आगे पढ़ेंगे, इससे पहले अपन तुलनात्मक लागत सिद्धांत की मान्यताएं समझते हैं। यह सिद्धांत क्या क्या मान्यताएं लेके चलता है। तुलनात्मक लागत सिद्धांत की पहली मान्यता है कि श्रम ही उत्पादन का एकमात्र साधन है। इसलिए वस्तु की उत्पादन लागत में केवल श्रम को ही शामिल किया जाता है। उत्पादन के एक ही साधन को लिया गया है, अन्य साधनों को शामिल नहीं किया गया। दूसरी मान्यता है श्रम की सभी इकाइयां समरूप होती हैं, यानी इकाइयों को समरूप माना गया है। तीसरी मान्यता है उत्पादन में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है। उत्पादन के 3 नियम हैं, वृद्धि नियम, समता नियम और हार्स नियम। यह सिद्धांत यह मान के चलता है कि उत्पादन में उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, इसलिए वस्तुओं के लागत अनुपातों को स्थिर माना जाता है। चौथी मान्यता है उत्पादन के साधन देश में गतिशील एवं बाहर पूर्णतया अगतिशील होते हैं। रिकार्डो का व्यापार मॉडल 2x2x1 है, यानी सिद्धांत 2 देशों के बीच 2 वस्तुओं के व्यापार तथा एक साधन यानी कि श्रम की मान्यता पर टिका है। 2 यानी 2 देश, 2 यानी 2 वस्तुएं, into 1 यानी केवल ओनली एक साधन यानी कि श्रम, इनकी मान्यता पर टिका हुआ है। अगली मान्यता है व्यापार में परिवहन लागतों का अभाव पाया जाता है, यानी परिवहन लागतें किसी प्रकार की नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति विद्यमान रहती है तथा उत्पादन के साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त होता है। अगली है वस्तुओं की कीमतें उनकी वास्तविक उत्पादन लागत श्रम द्वारा निर्धारित होती हैं। यहाँ जो है वस्तुओं की लागतें, वस्तुओं की जो कीमत है वह उसकी श्रम के द्वारा निर्धारित होती है। यहाँ डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा निर्धारित नहीं होगी। यहाँ वस्तुओं की कीमतें उत्पादन लागत, कितनी लागत उसको बनाने में लगी, इसके द्वारा निर्धारित होती हैं। और लास्ट मान्यता है स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। रिकार्डो भी एडम स्मिथ की भांति मान के चलते हैं कि स्वतंत्र व्यापार नीति अपनाई जाती है। तो ये सब मान्यताएं हैं। इन मान्यताओं के आधार पर रिकार्डो ने तुलनात्मक लागत सिद्धांत को बताया है कि उन्होंने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह लागतों में तुलनात्मक अंतर के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। कल अपन विस्तार से पढ़ेंगे कि तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्या है और उसकी क्या आलोचनाएं हैं। धन्यवाद।